हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मीन्स यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताया कि किस तरीके से इटली 7 किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड थी और मेनली 4 डायनेस्टीज उनके ऊपर रूल करती थी। किन किन पर्सनैलिटीज ने अलग अलग फेजेस के अंदर, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर इटली के एकीकरण के अंदर अपना पार्टिसिपेशन किया और कैसे यूनिफाइड होने के बाद कौन उसका किंग बनता है। यू विल टेल और वी कैन से यू विल गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, जो भी मैंने अभी आपसे पूछे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू हैव नॉट डन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोस। लेट्स प्रोसीड अहेड। आज का टॉपिक है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन बहुत ही सर्टेन माना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल एरिया की, तो 18th सेंचुरी तक ग्रेट ब्रिटेन के नाम से, यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन के नाम से कोई भी ज्योग्राफिकल सिचुएशन हमारे मैप के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती थी। मीन्स 18वीं शताब्दी तक ये यूनाइटेड नहीं हुआ था। तो उससे पहले हमें किस चीज का पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में जब ये यूनाइटेड हो गया तो कैसा ज्योग्राफिकल एरिया था, कैसे डिवाइड हुआ था। क्या कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इसे क्यों कहा जाता है? जो ब्रिटेन है उसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के नाम से क्यों जाना जाता है? इसका आंसर अभी आपको मिलने वाला है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक अकेली कंट्री नहीं है, इसके अंदर कई अलग अलग कंट्रीज जो है मिली हुई है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड मीन्स मिला हुआ किंगडम इसको कहा जाता है, राज्य। तो पहले देखते हैं कि 18th सेंचुरी से पहले क्या एरिया था। ये सारा एरिया था, सारा वर्ल्ड मैप के ऊपर यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो मिलता है, जिसको आज के टाइम हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। अब ये 1, 2, 3 एंड 4 पोर्शंस में डिवाइडेड था, जिसके ऊपर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स का राज होता था। मीन्स अपने एथनिक ग्रुप में आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक कम्युनिटी जो अपने स्पेसिफिक कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स को फॉलो करती है, वो क्या कहलाती है? एथनिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये एक स्कॉटलैंड था, इंग्लैंड था, वेल्स था और आयरलैंड था। ठीक है, ये 4 पोर्शन के अंदर ये सारा डिवाइडेड था। अभी आपने इसका ज्योग्राफिकल व्यू देख लिया और इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता था? ब्रिटिश इजलीज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये क्या है? एक आइलैंड टाइप ज्योग्राफिकल पोर्शन भी कह सकते हैं कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये आइलैंड टाइप है। आइलैंड मीन्स एनी वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बाय इट्स ऑल साइड। भूमि का कोई भी टुकड़ा जो चारों तरफ से क्या होता है? पानी से घिरा हुआ होता है। तो ये ऐसा ही यूनाइटेड किंगडम का ज्योग्राफिकल व्यू है। वर्ल्ड मैप के ऊपर भी आप इसको देखेंगे तो ये आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये पहले कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 4 पार्ट्स में, दैट इज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। ठीक है, अब इसका यूनिफिकेशन देखते हैं कैसे होता है। ये क्या कहता है कि इट वॉज फॉर्म्ड बाय अ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस, नॉट बाय सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशंस। कि जो यूनाइटेड किंगडम बनता है वो एकदम से कोई प्रोसेस नहीं होके सामने आता है कि गिली गिली छू वाला हो जाता है और चलो ये फॉर्म हो जाता है। नहीं, ये भी बहुत लंबे प्रोसेस के बाद यूनाइटेड होता है। रिवॉल्यूशंस का ही पोर्शन होता है ये भी, जो कि 18th सेंचुरी के दौरान पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो ट्रेंड चला हुआ था, खुद को फ्री करने का, यूनाइट करने का और अपनी एक आइडेंटिफिकेशन, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन देने का। इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? जर्मनी के बारे में और इटली के बारे में। अब हम कर रहे हैं ब्रिटेन के बारे में। ये क्या कहता है कि वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज, जिसके अंदर इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश शामिल थे। हमने देखा कि ये चारों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग पोर्शन में, दैट इज स्कॉटलैंड, इंग्लिश, वेल्स एंड आयरलैंड। अब ये क्या कहता है कि इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की 1688। 1688 के अंदर, मीन्स यहाँ कौन सी बात हो रही है? 17th सेंचुरी की बात हो रही है। 17th सेंचुरी में ये जो इंग्लिश रीजन है, इंग्लैंड वाला एरिया है, यहाँ पे भी पहले मोनार्की सिस्टम था, लेकिन यहाँ की जो पार्लियामेंट थी वो पावर छीन लेती है मोनार्की सिस्टम से और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म को वो फॉलो करती है। लेकिन हेड किसको बना के रखती है? वो मोनार्क को ही बना के रखती है। नॉर्म्स कौन सी फॉलो की जाती हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन वाली फॉलो की जाती है। तो ये सिस्टम करने के बाद पार्लियामेंट सारी कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर, संसाधनों के ऊपर कब्जा करती है और पूरी जो सोशल स्ट्रक्चर होता है ऊपर से लेकर नीचे वाले तबके तक की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करती है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभर कर सामने आता है इन तीनों की बजाय, स्कॉटलैंड की बजाय, वेल्स की बजाय और आयरलैंड की बजाय। अब क्योंकि ये पावरफुल हो जाता है, यहाँ पे पार्लियामेंट बन जाता है, वेल्स में भी ये पावरफुल होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फिर यहीं पर आता है। तो ये इनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, अपने नियर बाई एरियाज को, इनके ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। तो उस प्रभाव के चक्कर में क्या होता है कि ये इंग्लैंड था, पार्लियामेंट इनकी फॉर्म थी, तो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था उसके अंदर किसका प्रभुत्व बना हुआ था, कौन पावर में ज्यादा थे? जो इंग्लिश पर्सन थे पार्लियामेंट के अंदर, सिटीजन्स थे उन्हीं का, ऑब्वियसली, क्योंकि पार्लियामेंट उनकी थी। तो क्या होता है कि इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की 1688 के अंदर वो सीज कर लेती है। एक्ट ऑफ यूनियन, अब वो क्या करती है, दूसरे जो ये एरियाज थे, इसके नेबर्स थे, इनको यूनाइट करने का ये काम करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले इंग्लैंड किस तरफ जाता है? सबसे पहले इंग्लैंड जाता है स्कॉटलैंड की तरफ। 1707 के अंदर स्कॉटलैंड को ये अपने अंडर कर लेता है। किस तरीके से अंडर करता है कि यहाँ के जो पर्सन्स थे उनके ऊपर ये अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस डालने के बाद धीरे धीरे ब्रिटेन और स्कॉटलैंड आपस में मिल जाते हैं 1707 के बाद। इन्फ्लुएंस मीन्स यहाँ पे अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है और धीरे धीरे इसको क्या कर देता है, डोमिनेट कर लेता है और 1707 के अंडर इसको अपने कब्जे में पूरी तरीके से ले लेता है, मीन्स उसके ऊपर पूरा अपना प्रभाव जमा लेता है। अब क्या होता है, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड जब बनता है तो इसको नाम दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। किसका नाम दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि आपस में क्या हो गए, यूनाइट हो गए। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो स्कॉटलैंड एरिया के अंदर रहने वाले कैथोलिक लोग थे, कैथोलिक चर्च होते हैं वहां पे, जो मेनली क्रिश्चियनिटी कई तरीके से फॉर्म की जाती है, लेकिन जो कैथोलिक चर्च को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि कट्टर हिंदू बोला जाए कि नहीं ये चीजें ऐसे धर्मशास्त्रों में लिखी गई तो ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही कैथोलिक चर्च को फॉलो करने वाले वो लोग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी के रूल्स को पूरे तरीके से, मतलब पूरी अपनी डेडिकेशन और लगन के साथ एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो बाइबल में लिखा होता है। तो जो कैथोलिक कम्युनिटी थी और जो ऊपर वाले एरियाज में रहती थी, हाईलैंड्स वाले एरिया में रहती थी, वो अपोज करना शुरू कर देते हैं इस इंग्लिश डोमिनेशन का, कि पार्लियामेंट के ऊपर किसका हक था? मेनली इंग्लिश जो पीपल थे, सिटीजन्स थे, उनका था। वो क्या कहते हैं कि अगर ये धीरे धीरे हमारी संस्कृति को प्रभावित करेंगे, हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, तो हमारा तो अस्तित्व, हमारा जो खुद का कल्चर है वो क्या हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा बिल्कुल। तो नाराजगी उनकी भी ठीक भी थी। तो ये इंग्लिश वाले जो क्या करते हैं, इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले, कि वो जो अपर हाईलैंड वाले लोग थे, स्कॉटिश लोग थे, जो उनको अपनी खुद की लैंग्वेज, जो कि क्या थी, गैलिक लैंग्वेज, और उनकी खुद की जो नेशनल ड्रेस थी, लाइक समथिंग, कोई फिगर आप देखें तो प्रिस्ट वगैरह का व्हाइट लॉन्ग वेयरिंग, जो भी उनकी ड्रेस थी कोई स्पेसिफिक, उसको वो पहनने से मना कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप वही पहनेंगे जो इंग्लिश कल्चर फॉलो आज के टाइम कर रहा है। तो इससे उनको और भी गुस्सा आता है। तो वो क्या करते हैं कि इनका बिल्कुल अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश वालों का। लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाले पावर में आ चुके थे, वेल्थ भी आ चुकी थी, पैसा भी आ चुका था इनके पास, और अब तो वो स्कॉटलैंड के साथ यूनाइट भी हो गए थे। तो वहां के रिसोर्सेज के ऊपर भी उनका ही, आर्मी के ऊपर उनका ही वी कैन से आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो वो क्या कर देते हैं, इनको डोमिनेट कर देते हैं, जो कि कैथोलिक होते हैं और प्रोटेस्टेंट जो भी विद्रोह करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और उनको देश से निकाल भी दिया जाता है, स्कॉटलैंड से उनको देश निकाला दे दिया जाता है जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं। फिर टर्न आती है आयरलैंड की। आयरलैंड में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशंस हो रही थी जो स्कॉटलैंड के अंदर हो रही थी, मींस कैथोलिक के अंदर और बाकी जो पॉपुलेशन थी उनके अंदर अपोजिशन में वो खड़े हो गए थे, कंट्रास्ट में, मीन्स टू से एक दूसरे के वो रिवेलरी हो गए थे।
क्यों हो गए थे? क्योंकि कैथोलिक वही ट्रेडिशन और नॉर्म्स को फॉलो कर रहे थे। तो इस चीज का फायदा कौन उठाता है? इस चीज का फायदा इंग्लिश वाले उठाते हैं। और जो प्रोटेस्टेंट थे, एक तो कैथोलिक चर्च वाले थे और प्रोटेस्टेंट जो दूसरी पब्लिक जो इनके रूल्स को नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती थी, वो इन प्रोटेस्टेंट्स को क्या करती है? सपोर्ट देती है अपना इंग्लिश वाले। तो उससे क्या हो जाता है? कैथोलिक को स्प्रेस कर दिया जाता है फिर से दोबारा से। और इसी तरीके से ये 1798 के अंदर एक रिवोल्ट होता है। कौन रिवोल्ट करता है? वोल्फस्टोन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन ये रिवोल्ट कर देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। किसको दबाने में? इन कैथोलिक्स को दबाने में। तो इंग्लिशर्स जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सपोर्ट से आयरलैंड के अंदर 1798 का रिवोल्ट फेल होने के बाद इनको सपोर्ट मिलती है। और 1801 के अंदर आयरलैंड को भी ब्रिटेन इंग्लैंड अपने अंडर कर लेती है, मीन्स यूनाइट कर लेती है। ठीक है, तो ये सारा एरिया अब क्या कहलाता है? यहां से लेकर सारा और नॉर्थ आयरलैंड का एरिया, नॉर्थ साउथ आयरलैंड, ये सारा आयरलैंड है और ये इसका नॉर्थ पार्ट है। सिर्फ नॉर्थ एरिया ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, ना कि साउथ वाला एरिया। क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो आज के टाइम में ये सारा एरिया क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्यों ग्रेट ब्रिटेन? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने ही इनको अपने अंडर लिया है, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को और वेलिस को। वेलिस तो बहुत छोटा सा रीजन था, सेम एक्टिविटीज यहाँ पे भी हो रही थी, तो इसको भी इसने अपने अंडर, अपने डोमिनेंस के अंदर ये कर लेता है। अब आयरलैंड, साउथ आयरलैंड क्यों इसके अंडर नहीं है? साउथ आयरलैंड रिपब्लिक आयरलैंड है, क्योंकि इतने एरिया के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया इस यूनाइटेड किंगडम के एक्सप्रेशन का, और वो अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर देते हैं, सक्सेस होते हैं अपने आप को रिपब्लिक बताने में। दैट्स व्हाई ओनली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड इज द पोर्शन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नॉट द साउदर्न पार्ट। साउदर्न पार्ट क्या है? रिपब्लिक आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब होता है ये? 1801 के बाद। अब क्या होता है कि ये सारा क्या कहलाने लग जाता है? ब्रिटिश नेशन। ब्रिटिश नेशन के नाम से जाना जाता है आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन। 1801 के अंदर ये एकजुट हो जाते हैं सारे, ये सारा मिलाकर वेलिस एरिया भी आ जाता है और इसको बोला जाता है ब्रिटिश नेशन के नाम से, ग्रेट किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब क्या कहते हैं? ब्रिटिश फ्लैग यहाँ पे फॉलो किया जाता है इन सारी जगह के अंदर। और फ्लैग में क्या होता है? यूनियन जैक होता है। ठीक है, यूनियन जैक के नाम से है इनका फ्लैग, उसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है सारा। और क्या है? नेशनल एंथम। इस सारे एरिया के अंदर इनका एक ही नेशनल एंथम है। जैसे हमारे देश का गुणगान करता है, ऐसा नहीं है। इनका क्या कहता है कि आर नोबल किंग, ये अपने किंग का गुणगान करते हैं, उसके अंदर व्याख्यान करते हैं, उसकी महिमा को गाते हैं, जैसे हम अपनी कंट्री को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं नेशनल एंथम के अंदर। तो इस सारे एरिया के अंदर जो भी चीजें यहाँ पर फॉलो की जाती हैं, यही सारी यही की जाती है। हालांकि यहाँ पे भी लोग ऐसे थे, प्रोटेस्टेंट थे, जो ये कह रहे थे कि हम इंग्लिश कल्चर को क्यों फॉलो करें, यहाँ पे भी करें। लेकिन क्योंकि ये बहुत पावरफुल हो गए और आगे आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद तो फिर आपने देखा ही कि ये तो वर्ल्ड की सबसे मतलब वेल्दियर पावर उभर कर सामने आया। पूरे वर्ल्ड में इसने अपनी क्या कर ली थी? कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि जो ब्रिटेन है उसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने, ब्रिटेन ने खुद को इनके लिए इनको अपने अंडर में लेकर ये किंगडम फॉर्म किया है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, यू विल गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम? आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर देंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, and if you have not subscribed the channel, kindly do that. Thank you.